उम्मीदवार पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार महायुति से क्यों डरे? उद्धव बोले, पहले महायुति अपना सीएम कैंडिडेट बताए। मोदी के चुनावी रणनीति के मुरीद हुए पत्रकार राजदीप सरदेसाई। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने माना, महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा का चुनावी बिगुल बज सकता है। इन सब के बीच में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो अभी भी सीएम कैंडिडेट को लेकर के देखने को मिल रही है, जहां पर महाविकास अघाड़ी अभी तक अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है, ना ही शरद पवार और ना ही उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में कुछ भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर महाविकास अघाड़ी की ओर से कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये चुनाव एमवीए और महायुति के बीच मुकाबला होगा। पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताए, फिर हम कैंडिडेट बताएंगे। यानी कि साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी से, यानी कि चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार महायुति के सीएम कैंडिडेट से डरे हुए नजर आ रहे हैं और अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि पता नहीं महायुति की ओर से कौन सीएम उम्मीदवार होगा और क्या जो उनकी ओर से सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाएगा तो वो सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी ओर राजदीप सरदेसाई, जो कि एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीति या यूं कहें कि चुनावी प्लानिंग के फैन होते हुए नजर आ रहे हैं, मुरीद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो लल्लन टॉप के मंच पर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति कहे या फिर बीजेपी की स्कीम कहे उसने काम किया है, ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी हैरान करने वाली और कांग्रेस के लिए टेंशन में डालने वाली बात है। और कांग्रेस को भी अब मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र में कई दफा सोचना पड़ेगा कि वो बीजेपी से मुकाबला करने जा रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी ने अपनी रणनीति को मजबूत किया हरियाणा के अंदर, बल्कि उनकी रणनीति मजबूत हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसी तरीके की रणनीति बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए यह मुकाबला काफी ज्यादा टफ हो सकता है। अब राजदीप सरदेसाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का कहना यह है कि अब तो वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को भी लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्म किया, छत्तीसगढ़ में परफॉर्म किया, सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार बना ली, अब ठीक इसी तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में भी जल्द सरकार बना लेगी। क्योंकि यहां पर खुद राजदीप सरदेसाई ये स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति कारगर साबित हो रही है, काम करने वाली साबित हो रही है, क्योंकि बीजेपी जमीनी स्तर पर काम करती है। अब आपको बता दें कि जहां महाराष्ट्र में अगर हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया है कि पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताए, उसके बाद ही हम बताएंगे कि आखिर हमारा कैंडिडेट कौन होगा। तो वहीं इन सब के बीच में उद्धव गुट के प्रमुख शरद पवार ने यह कहा कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें भरोसा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर दिखेगा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि पहले महाराष्ट्र का प्रशासन देश में सबसे अच्छा माना जाता था, लेकिन अब ये कमजोर हो गया है। हम लोगों को मौजूदा सरकार से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। बीजेपी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही है और उनकी उपेक्षा कर रही है। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा समाज के बारे में गलत जानकारी दी है। उन्होंने बंजारा विरासत के उद्घाटन के दौरान दावा किया था कि कांग्रेस और पिछली सरकारों ने बंजारा समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। शरद पवार ने इस दावे का खंडन करते हुए बताया कि कांग्रेस ने बंजारा समाज को महाराष्ट्र के नेतृत्व के महत्वपूर्ण अवसर दिए हैं। इसी समुदाय के वसंतराव नाइक 11 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे।
सुधाकर राव नाइक ने 3 साल तक मुख्यमंत्री पद संभाला। मनोहर नाइक कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। शरद पवार ने आगे कहा कि बंजारा समाज कांग्रेस का आभारी है क्योंकि इसने इस समुदाय के लोगों को राज्य का नेतृत्व करने का मौका दिया है। दरअसल आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर कम था, फिर भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है। जम्मू कश्मीर चुनावों में बीजेपी को ज्यादा सीटें क्यों नहीं मिली है? दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कभी भी चुनावी की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 28 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर आए थे। उन्होंने यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना, यूबीटी, मनसे, बीएसपी, आम आदमी पार्टी समेत 11 पार्टियों से मुलाकात भी की थी। सभी पार्टियों ने मांग की थी कि दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना, जो कि शिंदे गुट की सरकार है, इसका कार्यकाल नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन साल 2019 में ही मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी बनाकर अपनी सरकार बनाई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। ये बीजेपी के साथ मिल गए और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही शिवसेना पार्टी 2 गुटों में बंट गई। एक धड़ा शिंदे गुट तो दूसरा धड़ा उद्धव गुट बना। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी कि धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। वहीं दूसरी ओर सेम यही वाकया जो है वो शरद पवार की एनसीपी के साथ भी देखने को मिला, जब अजीत पवार अपने कुछ विधायकों के साथ सीधे तौर पर महायुति में शामिल हो जाते हैं और जो एनसीपी है शरद पवार की पार्टी, वो भी 2 धड़ों में बढ़ जाती है। एक धड़ा अजीत पवार का तो दूसरा धड़ा शरद पवार का हो जाता है। अब ये जो लड़ाई होगी लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से चुनावी मैदान में ये तमाम नेता उतरेंगे, तो यहाँ पर 2 पक्ष साफ तौर से नजर आ रहा है। एक महायुति यानी कि जिसमें एकनाथ शिंदे का गुट है, इसके अलावा बीजेपी है, और तीसरे गुट की बात करें तो वो अजीत पवार की एनसीपी है। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी है, जहां पर कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है और इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी है। और ये लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में बीजेपी ने जो काम किया है, इसको लेकर के जनता काफी खुश नजर आ रही है और कई सारी स्कीम्स बीजेपी ने लॉन्च की है। खासकर जो लाडली बहना योजना है, ये भी महाराष्ट्र में काफी ज्यादा कारगर साबित हो रही है और ये योजना जनता को पसंद भी आ रही है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।